नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ की आज हम 253वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी की फैक्ट के साथ हम इनको कवर करते हैं और पूरी डिटेल के साथ हम इन सवालों को देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन यहीं पर साथ साथ हो सके। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस सीरीज के ऊपर 6 मास्टर वीडियोस भी बनी हैं, आप उन्हें भी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और एक साथ 3000 से ज़्यादा सवालों को रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, आर्थिक समृद्धि से क्या अभिप्राय है। हमने जब इकोनॉमिक्स में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास वाले चैप्टर को कवर किया था, इन दोनों में क्या अंतर होता है। एक होता है आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होता है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यानी जो राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय होती है उसके आकार में परिवर्तन या वो बढ़ जाती है, जो मापने वाली चीजें हैं वो बढ़ जाती है। जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए तो वो आप आर्थिक समृद्धि में कहेंगे। आर्थिक विकास वो होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ गुण भी बढ़ते हैं, यानी परिणामात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी लोगों के जीवन में सुधार होता है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो और अच्छी होती है। केवल आंकड़ों में अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती, वास्तविक रूप से लोगों के जीवन में भी बदलती है। तो जब क्वालिटी भी सुधरे तो वो होता है आर्थिक विकास, और जब केवल क्वांटिटी बढ़ती रहे, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता रहे, वो होता है आर्थिक समृद्धि। सवाल बना है पेपर में, आर्थिक समृद्धि क्या होती है। यह केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला, आर्थिक विकास दीर्घकालिक प्रक्रिया है और कारण दिया है यह गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। जो आर्थिक विकास है ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। आर्थिक समृद्धि अल्पकालिक प्रक्रिया हो सकती है जिसमें राष्ट्रीय आय का आकार या उस देश की अर्थव्यवस्था का आकार काफी तेजी से बढ़ता है या घटता है, वो हो गई आपकी आर्थिक समृद्धि जिसमें वो बढ़ता रहे, ठीक है। केवल इकोनॉमी का साइज, ठीक है, या उद्योग वहां पर बढ़ने लगे, लेकिन जो गरीबी का स्तर है या जो लोगों के जीवन का स्तर है वो ना बढ़े, तो वो हो गई आर्थिक समृद्धि, ठीक है। वो छोटे समय के लिए होती है। आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, अपने आप ये हमेशा चलती रहती है और इसमें परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक सुधार भी होता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी इसकी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब क्योंकि ये दीर्घकालिक प्रोसेस है, लंबे समय तक चलती है, तो इसमें गुणात्मक और परिणामात्मक दोनों तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स की हमने 8 क्लासेस कवर की भी हैं, प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। बहुत जल्द बेरोजगारी के ऊपर इकोनॉमिक्स की अगली क्लास हमारी इसी चैनल पर आएगी। इकोनॉमिक्स से भी आपके कई सारे सवाल बनते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है उसके बारे में भी एक खबर आज आपने अखबार में देखी होगी कि आयोग दिसंबर माह में उसे आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में आपका एग्जाम होने का चांस है। अगला, मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो होता है, HDI इंडेक्स जो होता है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। पहला कथन, मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है। इसका उच्चतम मान 1 तक होता है, 10 तक होता है या 100 तक होता है। ध्यान रखेंगे, मानव विकास सूचकांक का हाईएस्ट जो मान है वो 1 होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है, ठीक है। जितना आपका 1 के नजदीक होगा उस देश में मानव विकास सूचकांक उतना ही अच्छा होगा, उसको उतनी ही रैंक ऊपर दी जाएगी, ठीक है। जो उच्च मानव विकास वाले देश हैं उनका जो स्कोर होता है वो 0.8 से लेकर 1 के मध्य में होता है, ठीक है। जो मध्यम मानव विकास वाले देश हैं वो 5.5 से लेकर के
0.5 से लेकर के 0.7 तक होते हैं। 7 से 8 के बीच में उच्च वाले देश, उच्च मानव विकास वाले, और 8 के ऊपर अति उच्च मानव विकास वाले देश। ऐसे देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0 से लेकर 0.5 तक है, वे आते हैं निम्न मानव विकास सूची के देशों में। ठीक है, पहला सही है। 2010 में इस रिपोर्ट में 3 नए सूचकांक प्रस्तुत किए गए थे, ये भी आपका सही है। 2010 में इसके अंदर 3 नए सूचकांकों को शामिल किया गया, जिसमें एक था असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, दूसरा था लैंगिक असमानता सूचकांक, और तीसरा था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ये सवाल पेपर में बना है कि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, इसे कब मानव विकास सूचकांक के साथ जारी किया गया? 2010 से। तो 2010 में इसके अंदर 3 नए सूचकांक जोड़े गए, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसी के अंदर एक चौथा सूचकांक भी जोड़ा गया, लेकिन वो 2014 में जोड़ा गया, जिसका नाम है लैंगिक विकास सूचकांक। 2010 में लैंगिक असमानता सूचकांक जोड़ा गया था, 2014 में लैंगिक विकास सूचकांक को जोड़ा गया। ठीक है, तीसरा है, इसे हर साल विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, क्या वो जारी करता है HDI इंडेक्स को? गलत हो जाएगा। HDI को जारी करता है UNDP, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। ये जो संस्था है, ये संस्था 1965 में बनी थी और 1990 से यह मानव विकास सूचकांक को जारी कर रही है। जो मानव विकास सूचकांक होता है, बेसिकली 3 आयामों पर यह जारी होता है। क्वेश्चन बनते हैं, इसके 3 आयाम कौन कौन से हैं? पहला है जीवन प्रत्याशा, यानी उस देश में लोग कितने लंबा जीवन जी रहे हैं, कितना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। दूसरा होता है शिक्षा, यानी उस देश में ज्ञान की उपलब्धता कितनी है। और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय या जीवन निर्वाह स्तर। ये 3 आयामों पर मापा जाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, यहां पर पूछा था कौन सा सही है, पहला, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन 2010 के नए सूचकांकों के संबंध में सही नहीं है? 2010 में 3 नए सूचकांक जोड़े गए थे, जैसे हमने अभी देखा। वो 3 सूचकांक कौन कौन से हैं? एक था असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, सही है आपका, 2010 में जुड़ा। लैंगिक असमानता सूचकांक, ये भी 2010 में जुड़ा था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये भी 2010 में जुड़ा। ये वाला लैंगिक विकास सूचकांक कब जुड़ा था? ये आपके 2014 में जुड़ा था। ठीक है, ना कि 2010 में। ये वाला आपका गलत है। ठीक है, अगला, सल्तनत काल में सामान्य भू राजस्व दर 1/5 होती थी, क्या ये सही है आपका? देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हमने डिटेल क्लासेस कवर करी हैं। उनके ऊपर एक मास्टर वीडियो भी बना है, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के बारे में, उस काल में जो भारतीय राजवंश रहे उनको भी कवर किया, और दिल्ली में जो प्रमुख राजवंश आए उनको भी देखा, उनके प्रशासन को भी देखा। उसी में हमने उनके कर व्यवस्था के बारे में बात करी थी। सल्तनत काल में जो राजस्व लिया जाता था, आमतौर पे वो 1/5 होता था। ठीक है, 1/5 यानी कि लगभग 20% के करीब होता था। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का सुल्तान बना, उसने ये टैक्स 1/5 से बढ़ाकर 1/2 कर दिया था, यानी 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। सवाल आता है, दिल्ली में आमतौर पे कितना राजस्व लिया जाता था दिल्ली सल्तनत में? 1/5। अलाउद्दीन खिलजी ने कितना कर दिया था? 1/2 यानी 50%। ठीक है, तो यहां पर आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन 1/5 लिया जाता था, इसीलिए उसने 1/2 करा, ये व्याख्या नहीं करता। दोनों तथ्य सही है, लेकिन दोनों तथ्य अलग अलग हैं। यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, सल्तनत कालीन कर खराज के संबंध में गलत कथन कौन सा है? सल्तनत काल में मुख्य तौर पे 5 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। 5 प्रमुख कर सल्तनत काल में थे, जिनमें से एक था जजिया। ठीक है, इसके अलावा एक था ज़कात, इसके अलावा एक था खुम्स, एक आपका खराज था, और एक आपका उस्र था। ठीक है, ये 5 प्रकार के टैक्स थे। जो जजिया कर होता था, ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, जो ज़कात होता था, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, लेकिन यह स्वैच्छिक होता था। ठीक है, जो खुम्स होता था, लूट का जो धन होता था
उसमें से सुल्तान को कितना मिलेगा वो होता था खुम्स। ठीक है, आमतौर पे खुम्स जो लुटा हुआ धन होता था जब वो प्राप्त होता था तो इसका 1/5 सुल्तान के पास जाता था और 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। अलाउद्दीन के काल में इसे उल्टा कर दिया गया, 1/5 सैनिकों में बंटता था, बाकी का सीधा अलाउद्दीन के पास जाता था। ठीक है, आमतौर पे ये वाला जो टैक्स था खुम्स लूट के धन पर या जो खजाना मिलता था गड़ा हुआ उस पर लिया जाता था। आमतौर पे सभी सुल्तानों ने 4/5 ही लिया, केवल फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर। ठीक है, जो खराज होता था ये एक भू राजस्व कर था। खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो उस्र है यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था जिसकी दर काफी कम होती थी। यानी खराज और उस्र दोनों एक ही प्रकार के टैक्स थे, दोनों के दोनों भू राजस्व थे। जैसे जजिया और ज़कात धार्मिक कर थे, ये दोनों के दोनों क्या थे आपके, खराज और उस्र ये भू राजस्व थे। खराज जो है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, तो पहला आपका बिल्कुल सही है। खराज की सामान्य दर 1/5 से 1/3 होती थी, यानी 20 से 33% के बीच में यह टैक्स लिया जाता था। सही है। अलाउद्दीन ने इसे 1/2 कर दिया था। अलाउद्दीन ने भूराजस्व कर को यानी कि खराज को 1/2 यानी 50% कर दिया था। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखा। इस यह मुसलमानों से भी लिया जाता था, गलत हो जाएगा, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, मुसलमानों से उस्र नाम का कर लिया जाता था जो कि 10% के आसपास होता था। ठीक है, जो खराज है ये 20 से 33% होता था, अलाउद्दीन ने 50% इसको लिया था। ठीक है, अगला, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। क्या ये सही है आपका? देखिए, दो शब्द यहां पर आए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं इनको नवाचारों के माध्यम से, इन्वेंशन के माध्यम से बनाया जाता है, विकसित किया जाता है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको हम बनाते हैं, यानी कि इनको हम डेवलप करते हैं। पारंपरिक रूप से इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, प्रकृति में होते हैं, प्रकृति से ही बनाते हैं, लेकिन हमने इनको इन्वेंट किया है। जैसे पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो तकनीक हमने डेवलप करी, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कैसा किया जाए, सोलर पैनल उसके लिए बनाए गए तो उसके लिए भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। तो इनको कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो आमतौर पे पहले इस्तेमाल नहीं होते थे, जो अब होते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो हो गए जो मानव शुरुआत से ही इस्तेमाल करता आ रहा है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ये आपके क्या हैं, ये पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर पारंपरिक क्या होते हैं हमने देख लिया। अब इसमें दूसरा शब्द था नवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको भी समझ लेते हैं। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा से या लगातार रूप से हम कर सकें, ऐसे ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय कहते हैं। और जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके या उसकी उपलब्धता सीमित हो, उसको गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय कहते हैं। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में कौन कौन है? सोलर एनर्जी, पवन एनर्जी। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, इनको रियूज कर सकते हैं, ये हमें लगातार मिलते रहते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये आपका पहला बिल्कुल सही है, कारण ये स्रोत प्रकृति में निरंतर उपलब्ध रहते हैं और नवाचार से विकसित किए गए हैं, ये भी सही है। तो ये स्रोत हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सीमित मात्रा में है और एक बार आपने पेट्रोल का इस्तेमाल कर लिया, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, वो पेट्रोल आपका खत्म हो गया, तो वो क्या आ जाएगा, वो हो गया गैर नवीकरणीय और पारंपरिक। ठीक है, और ये है गैर पारंपरिक और नवीकरणीय। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ज्योग्राफी वाले चैप्टर में, ज्योग्राफी वाली सीरीज में हमने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में डिटेल में बात करी थी। अगला, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? यहां पर आपने गलत युग्म बताना है। एक तरफ पुराण, दूसरी तरफ किस पुराण में किस वंश के बारे में बताया गया है वो। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में विष्णु पुराण में क्या उल्लेख मिलता है? सही है। देखिए, हमारे पास पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है, इन 18 पुराणों में से 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इन 5 पुराणों में हमारा विष्णु पुराण शामिल है, वायु पुराण शामिल है, मत्स्य पुराण शामिल है, इसके अलावा ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण ये शामिल हैं। अग्नि पुराण में हमें वंशावली नहीं मिलती। 5 पुराणों में वंशावली मिलती है, विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है,
तो सीधा अगर आपको वही 5 याद हैं तो आप सीधा यहाँ पर टिक कर जाएंगे, ये आपका गलत युग्म होगा। फिर भी ध्यान रखेंगे, विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की, और जो शुंग वंश है और सातवाहन वंश है इनकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। मत्स्य पुराण को सबसे ऐतिहासिक और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी वाला गलत है। जो अग्नि पुराण है ये किस विषय से संबंधित है या किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? अग्नि पुराण में हमें राजतंत्र से संबंधित जानकारी मिलती है। इसके अलावा कृषि से संबंधित जो सबसे प्राचीन उल्लेख भी मिलता है वो इसी में मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुराण कृषि और राजतंत्र दोनों का वर्णन करता है? तो कृषि और राजतंत्र से जुड़ा हुआ है अग्नि पुराण। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? यानी जब शकों का यहाँ पे शासन था, उनके क्षत्रपों का शासन था, उनके काल में सोने और चांदी दोनों के सिक्के चलते थे जिनका अनुपात 1:35 होता था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यानी एक सोने के सिक्के के बदले में आपको 35 सिक्के यहाँ पर चांदी के मिल जाते। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? देखिए, जो संताल विद्रोह था ये 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था, यानी 1855 के आसपास ये क्रांति, ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, यह संथाल विद्रोह किस इलाके में हुआ था? तो बिहार में भागलपुर से लेकर के राजमहल की जो पहाड़ियां हैं उस इलाके में ये विद्रोह प्रमुख रूप से हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो इसके 4 भाई थे यहाँ पे, जिसमें सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ये शामिल हैं। तो उन चारों में यहाँ पे नाम दिया हुआ है सिद्धू का। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने इस घटना को, ये जो संथाल विद्रोह था, इस घटना को भारत की पहली जन क्रांति कहा। इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, संथालों ने इस विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज कमांडर को पराजित कर दिया था? मेजर बरो उसका नाम था। संथालों ने उसे पराजित कर दिया था। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने दूसरे कमांडर को यहां पर भेजा, कैप्टन अलेक्जेंडर, और उसने इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी IBRD क्या है? देखिए, IBRD जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो IBRD है बेसिकली इसे विश्व बैंक के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, जो उसका प्रचलित नाम है वो वर्ल्ड बैंक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक है। जो गरीब देश हैं उनमें ये वित्तीय मदद पहुंचाता है, उनमें ये वित्त से संबंधी सलाह भी प्रोवाइड करता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। इसी IBRD का एक संगठन है, एक संस्था है जिसे कहते हैं IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश हैं उन देशों को ब्याज मुक्त ऋण देने का काम ये वाली संस्था करती है। ये पेपर में आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जिसको कहते हैं IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IBRD का ही एक संस्था है, उसी का एक पार्ट है। ये देता है छोटे देशों को, गरीब देशों को ब्याज मुक्त लोन। ठीक है, अगला, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट क्या है? जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट है आपकी, ये क्या है? ये अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। यानी जो किसी व्यक्ति की बौद्धिक संपदा है उनकी रक्षा के लिए ये कुछ कानूनी उपाय यहाँ पे बनाए गए हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। ये बौद्धिक संपदा से जुड़े चीज़ों को दिया जाता है। बेसिकली जो ट्रेडमार्क होता है वो किसी ब्रांड या किसी प्रोडक्ट को लेकर के दिया जाता है कि आप इसके डिज़ाइन को या उसका जो नाम है उसको कोई कॉपी ना कर पाए। 10 साल तक के लिए नॉर्मली ये होता है। ट्रेडमार्क अगर किसी को दिया जाता है इसकी अवधि 10 साल होती है, हालांकि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट बेसिकली जो साहित्यिक रचनाएं हैं या संगीत है, कलात्मक चीज़ें हैं, आपने जो रचनाएं करी हैं उन पर आता है, उन पर दिया जाता है आपको कि ये चीज़ आप, जैसे किसी ने कोई गाना बना दिया तो उसका कॉपीराइट वो अपने पास रख लेगा। कॉपीराइट की जो अवधि होती है आमतौर पे लेखक या जो उसको रचने वाला है उसकी मृत्यु के 60 साल बाद तक की होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है पेटेंट। अगर किसी ने कोई नया आविष्कार किया है तो उसका पेटेंट उसको मिलेगा। ठीक है, ना उसका कॉपीराइट मिलेगा ना ट्रेडमार्क, उसका पेटेंट दिया जाता है अगर कोई नई चीज़ यहाँ पर बनाता है। इसे सरकार देती है और आमतौर पे 20 साल के लिए इसे दिया जाता है, हालांकि बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। चोल काल में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था।
क्या ये आपका सही है? बिल्कुल आपका पहला वाला सही है। चोल काल में प्रांतों को मंडलम कहते थे। दिल्ली सल्तनत के ही दौरान मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ रहे थे, हमने चोल काल के बारे में भी डिटेल में जाना था। चोल काल के प्रशासन को भी देखा था, इनकी कर व्यवस्था को भी देखा था, इनके स्थानीय स्वशासन को भी देखा था। चोल काल में प्रांतों को जो पूरा का पूरा चोल साम्राज्य होता था, बेसिकली वो प्रांतों में बटा होता था और प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। ठीक है, मंडलों के बाद यानी ये जो प्रांत होते थे ये कमिश्नर क्षेत्र में बटे होते थे। इनको कहा जाता था कोट्टम या वलनाडु। ये जो कमिश्नरी क्षेत्र होते थे ये फिर आपके जिलों में बटे होते थे जिनको नाडु कहते थे, और फिर ये जिले गांव में बटे होते थे जिनको कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, तो पहला सही है। चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारियों को यानी मंत्रियों को उड़न कट्टम कहा जाता था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चोल काल की शब्दावली भी हमने देखी थी। चोल काल में जो उनका प्रशासन होता था उसमें 2 श्रेणी के अधिकारी होते थे। उच्च श्रेणी के अधिकारी जिनको उड़नकट्टम या पेरुंदनम कहा जाता था, और निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको सिरुतारम कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों सही हो जाएंगे। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया? इनमें से कौन सा विभाग है जो बलबन ने बनाया था? बलबन ने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया था। सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज कहा गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज 1973 में हुई थी। यह सवाल पेपर में बना हुआ है। देखिए, भारत में जो प्रमुख खनिज हैं या भारत के जो प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना है। उसमें हमने देखा था भारत में पेट्रोलियम का इतिहास कैसा है। भारत में खनिज तेल का जो सबसे पहला उत्पादन शुरू किया गया था वो असम के डिगबोई में किया गया था। ठीक है, उसके बाद गुजरात के अंकलेश्वर में 1960 में कुएं वहां पर खोदे गए तेल के, जिसका नाम वसुधारा रखा गया। मुंबई का जो हाई तेल क्षेत्र इलाका है वहां पर तेल की खोज 1973 में हुई थी। तो पहला तो बिल्कुल सही है। ओएनजीसी ने 1976 से व्यावसायिक उत्पादन यहां पे शुरू किया, यह भी बिल्कुल सही है। जो मुंबई हाई तेल क्षेत्र है यहां पर तेल की जो खोज हुई वो 1973 में हुई। यहां से तेल का उत्पादन जो शुरू किया वो ओएनजीसी ने किया 1976 से। यहां पर आपका कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम इतिहास का सही क्रम चुनें। तो भारत में पेट्रोलियम इतिहास का आपने सही क्रम बताना है। डिगबोई में उत्पादन प्रारंभ लगभग 1900 जो ईस्वी थी उसकी शुरुआत में हो गया था। वसुधारा कुआं गुजरात के अंकलेश्वर में से खोदा गया था 1960 में। मुंबई हाई की खोज यहाँ पे 1973 में हुई थी। ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही क्रम है। 1 2 3 आपका यहाँ पर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस वर्ष जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में इसे लागू किया गया? देखिए, जनगणना अधिनियम बेसिकली भारत के संसद का एक कानून है। इस अधिनियम में भारत में जनगणना कराने की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी पद्धति है, वो बताया गया है। आज़ादी के बाद हमारे देश में जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं वो इसी अधिनियम के माध्यम से हुई हैं। ये जनगणना अधिनियम कब आया था? ये आया था 1948 में, 1948 में आया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली बताया गया है कि जनगणना अधिकारी जो होंगे उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी। इस अधिनियम में ये बताया गया है कि जनगणना की योजना जो होगी वो कैसे बनाई जाएगी। इसके तहत जनगणना अधिकारी जो होंगे उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा ये भी डिसाइड इसी में किया गया है कि जनगणना के जो अधिकारी होंगे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं और आपसे उन सवालों का जवाब पाने का अधिकार भी उनको मिलता है। ठीक है, अगला, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो, देखिए, भारत में श्रमिकों को मुख्य तौर पे 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है मुख्य श्रमिक, एक होता है सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो होता है जिसके पास 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक काम हो। किसी भी एक साल में 6 महीने या उससे ज़्यादा अगर वो काम उसके पास होता है तो वो आता है मुख्य श्रमिक के अंतर्गत। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने या 183 दिनों से कम समय के लिए काम मिलता है किसी साल में तो उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। तो जो व्यक्ति साल में 6 महीने से ज़्यादा काम करे वो आपका आ जाएगा किसमें? मुख्य श्रमिक में। जो 6 महीने से कम करे वो सीमांत श्रमिक में। यही आपको पूछा था। मध्यकालीन इतिहास का हक ए शर्ब कर निम्न में से किस पर लगाया जाता था?
मध्यकालीन इतिहास के खासकर दिल्ली सल्तनत के टैक्सेस के बारे में हमने ऊपर जाना। एक और नया टैक्स दिल्ली सल्तनत में लगाया गया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे लगाया था। यह था हक-ए-शर्ब। यह एक प्रकार का सिंचाई टैक्स था। नहरों पर, कुओं से अगर आप पानी की व्यवस्था लेते थे वहां से, तो उस पर आपको यह टैक्स देना होता था। यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।